बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बांग्लादेश और श्रीलंका में इनकलाब के बाद या बगावत के बाद नेपाल में भी कुछ ऐसा ही हो गया है और इस इनकलाब को या बगावत को चड्डी इनकलाब कहा जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे जो कुछ हुआ, जिस तरह से वहाँ पे तशद्दुद किया गया, किस पर तशद्दुद किया गया, उनके वज़ीर ख़ज़ाना पर, उनके वज़ीर ख़ारजा पर, उनके डिप्टी वज़ीर आज़म पर, जबकि उनके वज़ीर आज़म भागने में मुल्क से कामयाब हो गए। चड्डी इनकलाब इसलिए कहा जा सकता है कि वज़ीर ख़ज़ाना को फेंटी लगाई गई, वो आगे आगे थे, लोग उनके पीछे थे और उनके जिस्म पर सिर्फ एक चड्डी जंग या कच्छा रह गया कि उन्होंने भागते हुए दरिया में एक छलांग लगा दी। लोग वहां भी जा पहुंचे, लेकिन शुक्र यह है कि वो बच गए। इसके साथ साथ हमने बात करनी है कि हमारे वज़ीर आज़म साहब की तरफ से एक लतीफ़ा सुनाया गया है। वो कहते हैं कि चोरों को पकड़ा जाए, किन चोरों को? टैक्स चोरों को पकड़ने का हुक्म दिया है। इसके साथ साथ हमने कतर भी जाना है। कतर पर इसराइल की तरफ से जारियत की गई है और मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से फूड इंस्पेक्टरों, बल्कि जो डीजीज हैं उनके डिस्ट्रिक्ट के, उनके बारे में कहा गया है कि इन्होंने गंदम नहीं संभाली और वार्निंग दी गई है। एक को तो खानेवाल के ऐसे ही बड़े अफसरों को उन्होंने घर भिजवा दिया है। तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने गंदम को ज़ाया नहीं किया, बल्कि इन्होंने गंदम संभाली है। उनको तमगा दिए जाने चाहिए। इसके अलावा भी हम सैलाब पर थोड़ी सी बात करेंगे कि कराची में सूरत हाल बिगड़ती जा रही है और जो कि मुल्तान में और पीरवारा में हुआ वो भी सूरत हाल कोई बेहतर नहीं है। पता चला है कि भारत की तरफ से मजीद पानी भी छोड़ दिया गया है। इन खबरों पर बात होगी, लेकिन पहले मेरा ख्याल है कि इमरान खान के हवाले से बात कर लेनी चाहिए। इमरान खान का एक और ट्वीट दूसरे रोज ही आ गया। पहले उनका ट्विटर अकाउंट बड़ी मुद्दत तक, कई अरसे तक, कई महीने तक बंद रहा और उसके बाद लगातार उस पर ट्वीट आने लगे। तो आजकल यही सूरत हाल है कि इमरान खान का 9 तारीख को ट्वीट आया, उसके साथ ही 8 तारीख को फिर उनका ट्वीट आ गया। 9 तारीख को जो ट्वीट था उसमें कुछ चीजें शायद रह गई थी कि उनको भी दोहराया गया और नई चीजें भी उसमें शामिल की गई हैं। इमरान खान की तरफ से मुराद सईद के हवाले से कहा गया कि वो मेरा जानिसार है। उनके बारे में जो भी खबरें फैलाई जा रही हैं वो सारी गलत हैं। इमरान खान ने क्या कहा, मेरा ख्याल है कि आपके सामने वो पूरे का पूरा ट्वीट रख देना चाहिए, जो इमरान खान का ताज़ा तरीन ट्वीट है। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। मुराद सईद मेरे वफादार तरीन साथियों में से है और हकीकी आज़ादी की तहरीक का अहम तरीन हिस्सा था और है और रहेगा। इसके बारे में क्या सराहियाँ बंद होनी चाहिए, वो मेरी हदायत पर ही अंडरग्राउंड है। मुझे बावसूख ज़राए से इत्तलात मिली थी कि उसकी जान को शदीद ख़तरात हैं। मुझे ये भी इत्तलात हैं कि उसको अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाकर मेरे ख़िलाफ़ बतौर गवाह इस्तेमाल करना चाहते हैं। उसने अंडरग्राउंड होने से पहले भी और बाद में भी हर मौके पर मेरी हदायत के मुताबिक हकीकी आज़ादी की तहरीक में फ़ाल किरदार अदा किया। इमरान खान अपने इसी ट्वीट में मज़ीद कहते हैं कि तमाम मजहबी तालीमात, मुआशरती अक़दार और इखलाकी ज़ाब्तों के बरखिलाफ़ जिस तरह मेरी अहलिया पर जुल्म किया जा रहा है वो इंतहाई शर्मनाक है। उन पर यह जबर सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि मुझे तोड़ा जा सके, लेकिन मैं बुशरा बेगम को खसूसी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि तमाम तार मसाइब और सऊबतें भी उनके अज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकी और वो मेरे साथ खड़ी हैं। पाकिस्तान की सियासी तारीख में इस कदर वफाशार खातून की मिसाल नहीं मिलती जो ऐसे जुल्म व जबर के बावजूद डट कर खड़ी हैं। इमरान खान मजीद कहते हैं कि दुनिया में निज़ाम हुकूमत की बुनियाद इखलाकियात पर होती है, जबकि पाकिस्तान का इखलाकी निज़ाम हर सतह पर मुकम्मल तबाह कर दिया गया है। जमहूरियत का हुस्न भी इखलाकियात है, लेकिन आसम ला के तहत मौजूदा निज़ाम में इखलाकियात की पस्ती के तमाम रिकॉर्ड टूट चुके हैं। कुरान पाक में बारहा अमर बिल मारूफ व नही अन मुनकर का हुक्म दिया गया है। इस हुक्म की पैरवी करते हुए पूरी कौम का फ़र्ज बनता है कि हक के साथ और बातिल के खिलाफ डट जाएं। मौजूदा निज़ाम जुल्म और इखलाकी गिरावट की जिस डगर पर चल निकला है, इसका खात्मा यकीनन इसी निज़ाम की तबाही पर ही होगा। कौम को पैगाम देना चाहता हूँ कि घबराना नहीं है, फतह आपकी ही होगी। अफगानिस्तान न सिर्फ देरीना साथी है बल्कि बरादरी इस्लामी मुल्क भी है। ऐसे में पूरी कौम और बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का फ़र्ज बनता है कि मुश्किल की इस घड़ी में अफगानिस्तान के साथ इजहार यकजहती करें और जिस कदर मुमकिन हो उन्हें इमदाद फराहम करें। इमरान खान ने कहा कि अली अमीन गनापुर को एक मरतबा फिर हदायत करता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में अपने ही लोगों के खिलाफ जारी ऑपरेशन के खिलाफ खड़े हों। इस ऑपरेशन को हर हाल में रुकना चाहिए।
تاریخ سے سبق سیکھیں، صرف بیرونی قوتوں کی خشنودی کے لیے اپنے ہی لوگوں کے خلاف فوجی آپریشن سے حالات بہتر ہونے کی بجائے مزید بگڑیں گے۔ عمران خان کی طرف سے سیلابی صورتحال پر بھی ایک مرتبہ پھر بات کی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بلین ٹری منصوبے کی اہمیت و ضرورت کا ایک مرتبہ پھر بھرپور اندازہ ہو رہا ہے۔ تحریک انصاف نے میرے ویژن کی روشنی میں بلین ٹری سونامی کا آغاز کیا ہے، جس کو بورس جانسن ورلڈ اکنامک فورم سمیت عالمی سطح پر شاندار پذیرائی ملی۔ خیبر پختونخوا حکومت کو ہدایت کرتا ہوں کہ 10 بلین ٹری مہم پر اثر نو توجہ مرکوز کریں۔ سوشل میڈیا بھی اس ضمن میں آگہی مہم کا آغاز کرے تاکہ درخت موسمیاتی تبدیلی کے نتیجے میں ہونے والی تباہی کے خلاف ڈھال بن سکیں۔ یہ عمران خان کی طرف سے بہت سی چیزیں دہرا دی گئیں، جبکہ انہوں نے مراسید کے حوالے سے اسی طرح سے کہہ دیا لوگوں کو جس طرح سے شہباز گل کے بارے میں انہوں نے کہا تھا۔ شہباز گل کے بارے میں بھی یہی باتیں ہو رہی تھی۔ عمران خان نے کہا کہ نہیں، ان کو کسی کمیٹی سے اور پارٹی سے نہیں نکالا جائے گا۔ اسی طرح سے عمران خان کھڑے ہو گئے اس کے ساتھ۔ عمران خان جہاں دید آدمی ہے اور وہ شخصیت شناس بھی ہیں، مردم شناس بھی ہیں، کیونکہ ان کی طرف سے جس طرح سے شیر افضل مروت کو پہلے عزت دی گئی، جب پتہ چلا کہ یہ بندہ 2 نمبر ہے اور کسی کا پلانٹڈ ہے تو ان کو نکالنے میں 1 منٹ نہیں لگایا۔ تو باقی عمران خان کی طرف سے ایسے لوگوں کو 20 لوگوں کو نکال دیا گیا ہے، تحریک انصاف سے نکال دیا گیا ہے، جو دونوں طرف کھیل رہے تھے۔ تو دیکھ رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور دونوں طرف کھیلتے ہیں یا ایک طرف کھیل رہے ہیں۔ بہرحال عمران خان کو جب یہ باور ہو گیا کہ یہ بندہ دونوں طرف کھیل رہا ہے تو ان کی بھی چھٹی ہو جائے گی۔ ہم بھی وثوق کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ علی امین گنڈا پور دراصل ہے کس سائڈ پر۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی کچھ مجبوری ہو اور وہ تحریک انصاف کے لیے، عمران خان کے لیے کچھ ایسا کرنا چاہتے ہوں جس کا عمران خان کو پتہ ہے، کیونکہ عمران خان 1 منٹ لگاتے ہیں ایسے لوگوں کو نکالنے میں۔ تو اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں، بلکہ پہلے جس کا تذکرہ کیا تھا نیپال ہی چلتے ہیں۔ نیپال میں کیا ہو گیا؟ وہاں پہ ایک لڑکی، ایک وزیر صاحب کی گاڑی کے نیچے آ کے زخمی ہو گئی، ان کو ہاسپٹل پہنچا دیا گیا۔ وہاں پہ ان کا علاج ہو رہا تھا، وہ زندگی اور موت کی کش میں تھی، اور سوشل میڈیا پر اس پر جو کچھ کہا جا سکتا تھا۔ تو جیسا کہ یہ وہاں پہ انقلاب آیا ہے، چڈی انقلاب آیا ہے، کیونکہ وزیر صاحب کے وشنو پرشاد ان کا نام ہے، ان کے صرف ایک چڈی رہ گئی تھی۔ یہ انقلاب وہاں پہ آئے تو یہ کیا پاکستان میں انقلاب کا ٹریلر ہے؟ کیونکہ جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے، جو کچھ سری لنکا میں ہوا، جو کچھ بنگلہ دیش میں حسینہ شیخ کر رہی تھی، وہی کچھ پاکستان میں بھی ہماری رجیم کر رہی ہے۔ تو کیا یہ پاکستان کے لیے پاکستان کا ایک ٹریلر ہے جو کوئی نیپال میں ہوا ہے؟ تو نیپال کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ لڑکی زخمی ہو کے ہاسپٹل میں پڑی ہوئی تھی، تو سوشل میڈیا پر جس طرح سے نوجوانوں کی طرف سے اس معاملے کو اٹھایا گیا تو حکومت کی طرف سے کہا جانے لگا کہ یہ شر پسند ہے، یہ جان بوجھ کر سارا کچھ کر رہے ہیں۔ لڑکی اگر زخمی ہوئی تو اس میں کون سی بڑی بات ہو گئی؟ یہ ان کے وزیر اعظم کی طرف سے کہا گیا۔ اس نے مزید بھی نوجوانوں کو مشتعل کر دیا اور پابندی لگا دی گئی میڈیا پر، سوشل میڈیا پر۔ یہ لوگ سامنے آئے، 19 ان میں ہلاک ہو چکے ہیں جنہوں نے احتجاج کیا، مظاہرے کیے، اور بالآخر وہ پھر وزیر اعظم ہاؤس تک پہنچ گئے۔ وزیر اعظم ہاؤس کو جلایا گیا، سپریم کورٹ کی عمارت کو جلایا گیا، پارلیمنٹ کی عمارت کو جلایا گیا، اور وزیروں کے پیچھے پڑ گئے، ایک پر تشدد دوسرے پر تشدد۔ اس طرح سے یہ معاملات بگڑتے بگڑتے یہاں تک پہنچ گئے کہ وزیر اعظم کی طرف سے باقاعدہ اعلان کیا گیا کہ سوشل میڈیا کھول دیا گیا ہے، لیکن وہ نوجوان ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ 19 لوگ جیسا کہ بتایا کہ اپنی جانیں قربان کر چکے ہیں، اور پھر وزیر اعظم کو استعفیٰ بھی دینا پڑا، اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ وزیر اعظم صاحب دبئی فرار ہو گئے ہیں۔ تو ہمارے ہاں بھی بالکل ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے۔ ان لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے واٹر کینن بھی استعمال کی گئی، اور ہمارے ہاں مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا جاتا۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس کو پاکستان کے حوالے سے ٹریلر کہا جا سکتا ہے۔ پوری فلم کب چلتی ہے؟ اگر ان لوگوں کی طرف سے، ان حکمرانوں کی طرف سے ہوش کے ناخن نہ لیے گئے تو یہی کچھ ہوگا جو کچھ نیپال میں ہوا، اور جو کچھ بنگلہ دیش میں ہوا تھا، اور جو کچھ سری لنکا میں بھی ہو چکا ہے۔ تو اگلی خبر پر تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں۔ یہ وزیر اعظم صاحب ہیں ہمارے شہباز شریف صاحب، ان کی طرف سے کہا گیا کہ ٹیکس چوروں کو پکڑا جائے۔ تو یہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ریکوری صحیح نہیں ہوتی، ٹیکس سے کلیکٹ نہیں ہوتے۔ تو وزیر اعظم صاحب نے پہلے بھی ایسا کہا
कभी ये उनको शाबाश देते हैं, कभी उनके पकड़ने की बात करते हैं। लतीफ़ा इस तरह से हो गया कि वज़ीर आज़म साहब अपने तजर्बे से इनको आगाह करें कि किस तरह से टैक्स चोरी की जाती है, किस तरह से माल बटोरा जाता है, किस तरह से 2 नंबरी की जाती है। शहबाज शरीफ साहब की तरफ से उस रोज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का हलफ उठाया गया जब इन पर और इनके बेटे हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद होनी थी। 1 टीटी, 2 टीटी, 3 टीटी, पता नहीं कितनी टीटी और कितने अरबों की टीटी, और ये बता रहे हैं कि टैक्स चोरों को गिरफ्तार किया जाए। तो मरीम नवाज शरीफ साहबा की तरफ से सख्त एक्शन लिया गया है। ये खानेवाल के डायरेक्टर जनरल फूड है, कहा गया है कि वहाँ पे जो गंदम ज़ख़ीरा की गई थी वो सारी की सारी तबाह हो गई, वो रुड़ गई, वो पानी में बह गई। इनको पता था कि सैलाब आने वाला है, इन्होंने हिफाजती इंतजाम क्यों नहीं किए थे, और बाकी अमले को भी मुअत्तल कर दिया गया, बरतरफ कर दिया गया कुछ को। तो ये जो डायरेक्टर जनरल हैं फूड के, उनको मुअत्तल किया गया है। तो मेरा ख्याल है कि मुअत्तल करने की जरूरत नहीं है। तो बाकियों को भी वार्निंग दी गई है और कहा गया है कि 3 दिन में सारे महकमे जो है अपना अपना स्टॉक जाहिर करें। ये मरीम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से कहा गया है, जो आज कल सैलाब ज़दगान की मदद के लिए, उनको रिलीफ के लिए वहाँ पे जाती हैं, रिलीफ की बजाय उनकी तकलीफ का बायस बन जाती है, क्योंकि सारी ब्यूरोक्रेसी की तवज्जो इन पर होती है और जिनको रिलीफ दिया जाना, जिनकी बहाली दरकार है, वो बेचारे पीछे चले जाते हैं। तो मरीम नवाज शरीफ साहबा, शहबाज शरीफ साहबा और दीगर वज़रा से ये बेनती है, ये दरख्वास्त है कि आप अपने घर पे बैठे, वहीं से आप अहकामात दें, वहीं से आप बड़े अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, बजाय इसके कि वहाँ पे जाएं, कश्तियाँ आपको ढोती फिरें और जिनके लिए कश्तियों को ज़रूरत है वो वहाँ पे मारे मारे फिर रहे हों। इसी तरह से कई कश्तियाँ डूब भी चुकी हैं। एक तो पाकिस्तान में इस तरह के सैलाब बहुत कम आते हैं, तो कश्तियाँ होती ही नहीं हैं। बहरहाल कराची के गिरदोनवा में अगर ऐसा हो, वहाँ पे कश्तियाँ बेशुमार हैं, वहाँ पे माही गिर भी कश्तियाँ चलाते हैं और दीगर पर्पजेस के लिए भी कश्तियाँ मौजूद हैं। लेकिन पंजाब के इलाकों में ऐसा बहुत ही कम है कि कश्तियाँ पहले ही कम हैं, और जो हैं तो इनके लिए मखसूस कर दी जाती हैं, वज़ीर आज़म के लिए, वज़रा के लिए और मरीम नवाज शरीफ साहिबा के लिए। बात हम कर रहे थे फूड इंस्पेक्टर साहिबान की, उनके डीजी की। तो मेरा ख्याल है कि इनको पकड़ने की बजाय, इनको मुअत्तल करने की बजाय, इनको तमगात दिए जाने चाहिए। हर डिस्ट्रिक्ट के अफसर को, बड़े अफसर को, छोटे अफसर को, सबको। मैं ये मजाक नहीं कर रहा, बल्कि मैं ये बड़ी संजीदगी से बात कर रहा हूँ। इनको पता था कि सैलाब आने वाला है, बिल्कुल इनको पता था सैलाब आने वाला, और उससे पहले इन्होंने अपने घरों के सामान को भी महफूज जगह पर पहुंचा लिया, महफूज जगह पर रख लिया। इनको पता था कि सैलाब आना है, तो इन्होंने गंदम को भी महफूज कर लिया। 100% गंदम महफूज है, लेकिन वो आम लोगों के लिए महफूज नहीं की गई, बल्कि अपने लिए महफूज की गई है। हो सकता है कि बेच दी गई हो। जैसा कि पता चला कि कितने 1000 टन गंदम मिली है जो ज़ख़ीरा की गई थी, तो इसी तरह से इनकी तरफ से गंदम को महफूज कर लिया गया। बाद में या उसी वक्त या उससे पहले बेच दी गई। बेचने के लिए उन्होंने रख लिया। सारे फूड वालों ने, सारे अफसरों ने, जितने भी छोटे मोटे अफसर हैं, सब इसमें मुलव्वस हैं, उन्होंने ये सारा कुछ कर लिया। तो जरूरत सिर्फ एक थानेदार की है, एक SHO की है, एक सिपाही की है, एक हवालदार की है। इन सारे बड़े अफसरों में से हर एक को उनके सुपुर्द किया जाए तो 3 लीटर खाने से पहले 3 लीटर इनको नहीं पड़ेंगे, ये बता देंगे कि कहाँ कहाँ पे गंदम पड़ी है। तो नाज़रीन, अगर ये अपनी रजामंदी से बता देते हैं कि गंदम कहाँ पे पड़ी है, तो फिर इनको वाकई तमगात बनते हैं, इनको मेडल बनते हैं, वो मेडल इनको दिए जाने चाहिए। तो बाकी कतर की तरफ से इसराइल पर हमला किया गया है, ट्रंप ने इस पर इजहार अफसोस किया है, लेकिन उन्होंने इसराइल की मजम्मत नहीं की, इसराइल को फिटे मुंह तक भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ये जो हमला किया गया है ये हमारे मकासद को पूरा नहीं करता। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से इस पर जरूर मजम्मत की गई है, और सबसे पहले मजम्मत की गई है सऊदी अरब के वली अहद की तरफ से। उन्होंने कहा कि ये हमला नाकाबिल कबूल है। इसराइल की तरफ से कहा गया कि वहाँ पे मुज़ाकरात मौजूद थे। ये कितनी शर्म की बात है कि कतर सालसी करवा रहा है इसराइल और हमास के माबैन, और उन्हीं पर इन्होंने उसी मुल्क में इसराइल की तरफ से हमला कर दिया गया। वहाँ पे पता चला है कि मुज़ाकरातकार का एक बेटा, हैया साहब का बेटा, वो उसमें शहीद हो गया। बाकी भी 5 लोग जरूर शहीद हुए हैं। इस पर हमने अलग से एक मुकम्मल रिपोर्ट तैयार की है, वो आपके सामने आज ही रख देंगे। अगली खबर की तरफ चलते हैं। ये राना सनाउल्लाह साहब है, उनके बारे में कहा जाता है कि उनको सेनेटर बना दिया गया है, उनको 250 वोट मिले हैं। राना सनाउल्लाह
जिस तरह से सियासत की बात करते हैं, जिस तरह से असूलों की बात करते हैं, शर्म इनको भी कुछ आनी चाहिए कि किस तरह से इनको सेनेटर बना दिया गया और खुशी का इजहार कर रहे हैं। ये तो ऐसे एजाज चौधरी साहब की जगह पर उनको सेनेटर बनाया गया है और उनको सजा सुनाई गई है, 10 साल सजा सुनाई गई है, 10 साल 10 साल 10 साल, और हो सकता है कि आइंदा भी उनको मजीद सजाएं भी सुनाई जाएं। तो आज फिर एक और सजाओं का रेल आया है जिसमें यास्मीन राशिद को भी सज़ा सुनाई गई है, दीगर को भी सज़ा सुनाई गई है और इनमें खदीजा शाह को भी सज़ा सुना दी गई है। और खदीजा शाह कौन है? ये याह्या अफरीदी ने एक कमेटी बनाई थी जेल रिफॉर्म्स के लिए, उसकी ये रुकन है, उसके ये मेंबर है, इनको भी 9 मई में सज़ा सुना दी गई है। राना सनाउल्लाह साहब को एजाज चौधरी साहब की जगह पर सेनेटर बना दिया गया है। 250 वोट मिले हैं, जबकि तहरीक इंसाफ की तरफ से इस इलेक्शन का भी बाईकाट किया गया था। राना सनाउल्लाह जैसे सेनेटर बनने वाले लोग ऐसे ही होते हैं जैसे उनकी पीठ पर एक दरख्त हो खड़ा हुआ, तो किसी ने कहा कि दरख्त हो खड़ा हो, तो उसने कहा कि ठीक है 4 यार 5 यार इसकी छाँव में बैठा करेंगे। तो उज़्मा बुखारी साहिबा की तरफ से कहा है कि उनकी खुशी डबल है बल्कि ट्रिपल हो गई है। तो ये उज़्मा बुखारी साहिबा भी उन्हीं में शामिल हैं जो दरख्त की छाँव के नीचे बैठा करेंगी। तो अगली खबर हमारी ये है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तरफ से एक और मुनाफिकत सामने आई है। उन्होंने कहा कि नए डैमों के हामी हैं, लेकिन जिस तरह से लोग बात करते हैं सैलाब आया सतलुज में और बात की जा रही है दरिया सिंध पर डैम बनाने की, तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब एक तरफ कहते हैं कि नए डैमों की तामीर के हामी हैं, लेकिन दूसरी तरफ मुनाफिकत भी कर रहे हैं। कालाबाग डैम की बात आती है तो इनको यूं लगता है कि जैसे सांप सूंघ गया हो, बल्कि ऐसा लगता है कि इनकी दुम पर किसी ने पाँव रख दिया हो। ये पीपल्स पार्टी वाले, कराची वाले और इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में सारे नहीं बल्कि ANP वाले और चंद एक दूसरे लोग, उनको इतनी ज्यादा तकलीफ होती है कि कालाबाग डैम का नाम आता है तो पिट पटाखा शुरू कर देते हैं। रजी दादा की तरफ से इस पर एक वीला किया गया था तो उनको नौकरी से निकाल दिया गया, PTV से उनकी नौकरी खत्म कर दी गई। इसके साथ इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।